तो दोस्तों आज हम बात करेंगे किरचॉफ के एक और नियम की, किरचॉफ के दूसरे नियम की, जो कि इंपॉर्टेंट चीज का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे बंद पास अथवा लूप का नियम कहा जाता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है इसे बंद पास अथवा लूप का नियम कहा जाता है, या इसे बोल्टता का भी नियम कहते हैं। बोल्टता का नियम। इस नियम में होता क्या है, सबसे पहले हम समझेंगे कि बंद पास अथवा लूप क्या है। तो जैसे किसी भी एक सर्किट को चारों तरफ से बंद कर दिया जाए और उसमें हम लोग क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम जाते हैं तो उसे लूप कहा जाता है। अब अगर वो पूरी तरह से बंद है, क्लोज्ड है, तो किसी बंद पास अथवा लूप में जो धारा और उसके संगत प्रतिरोध होते हैं, जो विद्युत वाहक बल होते हैं, उनमें क्या संबंध होता है, यही किरचॉफ ने अपने दूसरे नियम में बताया। तो किरचॉफ के दूसरे नियम की हम बात करेंगे तो इसे गणितीय रूप में दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा आई इंटू आर इक्वल टू सिग्मा ई। इसका मतलब यह है, आई यहां पे देखिए धारा है, और उसके संगत प्रतिरोध, इस धारा के साथ का प्रतिरोध है संगत प्रतिरोध, संगत प्रतिरोध। और ई जो है उस बंद पास अथवा लूप में कार्य कर रहे विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल। अब आप जानते हैं ये जो सिग्मा, इसे बीजगणितीय योग कहते हैं। इसके पहले वाले में हम लोग पढ़ चुके हैं बीजगणितीय योग। तो यहां से किरचॉफ के पहले नियम की बात है, दूसरे नियम की बात हो रही है कि इसे बंद पास अथवा लूप का नियम कहते हैं, बोल्टता का नियम कहते हैं। और ये अब होता क्या, देखिए ये होता यह है कि किसी बंद पास अथवा लूप के विभिन्न खंडों में, और ये बंद पास अथवा लूप के विभिन्न खंड क्या हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो किसी बंद पास अथवा लूप के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धारा एवं उसके संगत प्रतिरोध, फिर गुणा करेंगे तो दोस्तों क्या मिलेगा, गुणनफल। गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, गुणनफल, गुणनफल। ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी बंद पास अथवा लूप के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धारा एवं उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग। किसी बंद पास अथवा लूप के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धारा एवं उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग। अब तो ठहर जाइए, फिर ये वाला बात बोलिए कि ये क्या है, उसमें कार्य कर रहे, उसमें का मतलब बंद पास अथवा लूप के विभिन्न खंडों में कार्य कर रहे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। स्टेटमेंट थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हम लोग इसे आसानी से याद कर सकते हैं कि किसी बंद पास अथवा लूप के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धारा एवं उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, उसमें कार्य कर रहे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्या कहा हूं, किसी बंद पास, इस बार याद हो जाएगा दोस्तों, किसी बंद पास अथवा लूप के विभिन्न खंडों में, विभिन्न खंडों में, किसी बंद पास अथवा लूप के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा एवं उसके संगत प्रतिरोध, उसके संगत प्रतिरोध, किसी बंद पास अथवा लूप के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धारा एवं उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का, के गुणनफल का, के गुणनफल का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग, उसमें कार्य कर रहे
यहां देखिए कॉमन थोड़ा उठाए जाएंगे, उसमें कार्य कर रहे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अभी आसानी से हम याद कर सकते हैं। अब आपको लग रहा है थोड़ा सा बड़ा, तो अभी हम इसे वोल्टता का नियम बनाएंगे और ये बहुत सिंपल हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा। तो यहां अभी हमें वोल्टता का नियम चूंकि बनाना नहीं है, तो मतलब है तो वोल्टता का नियम है। अभी मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं जिससे प्रश्न सॉल्व होता है, वोल्टता वाले से भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इससे थोड़ा आसानी से सॉल्व होता है। और चूंकि ये दो तरीके से दिया तो दोनों जानना है, सबसे मेन बात तो ये है। तो पहले बड़ा सा इसका जो है स्टेटमेंट यानी कि कथन हमने बता दिया कि सिग्मा आई इंटू आर इज इक्वल टू सिग्मा ई किसी बंद पास अथवा लूप के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धारा एवं उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें कार्य कर रहे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। अब मैं बात करूंगा कि बंद पास अथवा लूप के विभिन्न खंड क्या है और ये क्या होता है। तो इसमें मैं पहले ही एक क्वेश्चन ले लेता हूं, वही क्वेश्चन बाद में फिर हल भी कर लेंगे हम लोग। ये देखिए मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना दिया, एक यहाँ बैटरी बना दी, फिर यहाँ एक रेजिस्टेंस बना दिया और यहाँ सेल बैटरी मान लीजिए जो भी है सेल है, और एक यहाँ पर ऐसे और एक यहाँ ऐसे, इस तरह से ये आपका जो है प्रश्न भी हो गया। और इसी में मैं आपको बंद पास अथवा लूप भी समझा दूंगा आसानी से। मान लेते हैं कि ये 1 1 1 है और ये 3 2 1 है, ठीक है। इस तरह से ये नाम है ए बी सी डी ई एफ। अब ऐसे ये देखिए ये बंद पास अथवा लूप बन गया। यहां आप देखेंगे तो ये पूरी तरह से क्लोज्ड है, पूरी तरह से, ये भी पूरी तरह से क्लोज्ड है। अब इसी में हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज या फिर ऐसे क्लॉकवाइज इधर से भी घूम सकते हैं, जैसे जिसका मन कहे। ये देखिए ये लूप 1 मान लेते हैं और इसको लूप 2 मान लेते हैं। तो इसमें जब हम लोग घूमेंगे 1 ओम, यहाँ ओम भी लिख दे, वोल्ट लिख दे। चलिए चूंकि क्वेश्चन है भाई तो पूरा लिख 1 वोल्ट, यहाँ ओम लिख दे, कोई दिक्कत। अब ये कंप्लीट हो गया। अब सुनिए ध्यान से, यही इसी कहते हैं बंद पास अथवा लूप। ये हो गया, ये लूप हो गया, ये बंद पास हो गया। ये विभिन्न खंड हो गए, 1 खंड 2 खंड 3 खंड 4 खंड 5 खंड। आपको 3 खंड में मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेगा अभी 12th क्लास में, जो कि बोर्ड एग्जाम है। जितने खंड उतने समीकरण बनेंगे, आप समीकरण बनाते जाइए, खंड सॉल्व करते जाइए। समीकरण का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, विलोपन विधि, तब आप आसानी से इसे कर सकते हैं। अब इस बंद पास अथवा लूप में चलने के लिए हमें यह ध्यान देना है कि जब हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज या फिर ऐसे क्लॉकवाइज घूमेंगे तो धारा की दिशा में जब चलेंगे तो आई और आर यानी इसमें प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल हम धनात्मक लेंगे। यानी धारा की दिशा में आई आर का मान धनात्मक और धारा के विपरीत दिशा में, मान लो धारा इधर जा रहा है और हम घूम के इधर आ रहे हैं, धारा उधर जा रहा है और घूम के इधर आ रहे हैं, धारा उधर जा रहा है हम घूम के इधर आ रहे हैं, तब वहां पर आई और आर का मान जो है वो माइनस में होगा। धारा की दिशा में चल रहे हैं हम तो आई आर पॉजिटिव, अब हम जा रहे हैं इधर, धारा मान लो आ रहा है इधर, या धारा इधर आ रहा है और हम जा रहे हैं उधर, मतलब धारा के विपरीत दिशा में अगर हम लूप बनाने के लिए घूम रहे हैं तो आई आर का मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। एक तरफ में आई आर जोड़ देंगे, इक्वल लगाएंगे, दूसरी तरफ में हम बैटरी को जोड़ेंगे, जो सेल रहेगा, बैटरी रहेगा, विद्युत वाहक बल रहेगा, इसको जोड़ेंगे, विद्युत वाहक बल को। तो विद्युत वाहक बल को जोड़ने के लिए इसमें भी देखिए जब हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो घूमते समय हम किसकी तरफ जा रहे हैं, किसकी तरफ, मतलब माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं कि प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं। तो जिसकी तरफ जाएंगे उसका चिन्ह लगाएंगे। मान लो हम ऐसे घूमे, पहले माइनस तब प्लस आया, मतलब हम माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं तो इसको प्लस में ले लेंगे। और फिर हम ऐसे घूम करके इधर आ रहे हैं तो पहले मान लो प्लस और तब माइनस आया तो हम इसकी वैल्यू माइनस लेंगे, मतलब जिसकी तरफ जाएंगे उसका चिन्ह लगाएंगे। सबसे कठिन होता है दोस्तों कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें। बहुत बार इस बात का कंफ्यूजन रहता है कि धारा को किस तरह से हम ब्रांचिंग करें,
तो धारा को जो ब्रांचिंग करना होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान देना कि बहुत ज्यादा धारा को मानना नहीं कि जितना ब्रांच उतनी धारा I1 I2 I3 I4। अगर आप बहुत सारी धाराओं को मान लेंगे तो इतने समीकरण बनेंगे कि आप हल करते थक जाएंगे। इसलिए कोशिश ये रहे कि जितना सेल या बैटरी लगा हुआ है मैक्सिमम उससे कम ही हो, ज्यादा ना हो। दूसरा, धारा हमेशा धन सिरे से निकलना चाहिए, ऋण सिरे से ऐसे नहीं निकाल देना है धारा को, हमेशा धन से निकलना चाहिए, हमेशा धन से निकलना चाहिए। धारा हमेशा धन से निकलना चाहिए। कम से कम हमें ब्रांचिंग करनी है, मतलब मानना है जा कम से कम, यानी कि जितना ब्रांच मिले उतना I1 I2 I3 मानते जाइए। कुछ ये भी कॉन्सेप्ट लगाइए कि इतना धारा आ रहा था, इतना इसमें चला गया तो कितना इसमें जाएगा। फिर इस तरह से लूप को हमें कहीं मिलाना है कि अगर एक सेल या बैटरी लगा हुआ है तो उससे धारा चाहे जितने भागों में बट जाए, जब उस पर वापस आए तो जितनी धारा बैटरी से निकल रही थी उतनी ही वापस आए। जैसे मान लो कि एक सेल का हमने ब्रांचिंग कर दिया, ये जाकर के आगे यहां डिवाइड हो गया, यहां डिवाइड हो गया, ऐसे यहां डिवाइड हो गया, यहां डिवाइड हो गया, फिर यहां से घूम के तो जितना भी धारा I मान लो निकला इसमें चला गया I1, तो इसमें I माइनस I1, ऐसे ऐसे मतलब बांटते 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 अगर यहां से I धारा को भेजे हैं तो ऐसा बांट के जोड़िए कि वापस फिर I धारा ही आ जाए। नहीं समझे? इस तरह से हमें सेल बैटरी का कॉम्बिनेशन लगाना है कि धारा को हम चाहे जितना बांट दें, अंत में जब इसे वापस लाएं तो जो यहां पहले माने थे वही लास्ट में भी होना चाहिए। बाकी एक कॉन्सेप्ट यह है कि हमें धन सिरे से धारा को निकालना है। धारा हमेशा धन सिरे से प्रवाहित कराइए, पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा धारा को निकालिए। और इसमें कुछ प्रश्न ऐसे होंगे, जैसे यहां पर जो हमने प्रश्न लिया अच्छा सा, जिसमें किरचॉफ का प्रथम नियम भी यूज हो जाएगा। अगर जैसे यहाँ तीन बैटरियां हैं, तीनों धाराएं कहीं मिल रही हैं, 4 है तो चारों धाराएं कहीं मिल रही हैं, और किसी एक बिंदु पर अगर समस्त धाराएं आके मिल रही हैं तो हम लोग प्रथम नियम लगा देंगे कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। इसमें देखिए कार्य कर रहे विद्युत वाहक बलों की बात होती है तो ये भी जाने किरचॉफ का बंद पास अथवा नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर। ये एक बात भी आप जानिए, ऊर्जा संरक्षण। इसका दूसरा स्टेटमेंट क्या होता है मैं उस पर बात करता हूं, तब इस न्यूमेरिकल पे आऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं बोल दूं कि धारा की दिशा में I और R, यानी इसमें जो धारा हम मानेंगे उसके संगत जो प्रतिरोध होगा उसे धन लेंगे। धारा के विपरीत दिशा में हम लोग I R का मान माइनस लेंगे और विद्युत वाहक बल को इस तरह सॉल्व करेंगे कि जिस टर्मिनल की तरफ जाएंगे उसका चिन्ह लगाएंगे। क्लियर है दोस्तों? फिर इसके बाद हमें एक बात और समझना होगा कि धारा को ब्रांचिंग करते समय हमेशा धारा को सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से हम लोग प्रवाहित कराएंगे। और अगर एक बैटरी या एक सेल या कई लगे हुए हैं तो उनको इस तरह से ब्रांचिंग करेंगे कि सबको अगर उसमें वापस लाया जाए तो चाहे जितना जगह बट जाए वापस लाएं तो जो पहले था वही बाद में भी रहे। इतना अगर आप ध्यान देते हैं तो आपके करंट का ब्रांचिंग कभी भी गलत नहीं जाएगा, क्योंकि अगर ब्रांचिंग आपने गलत कर दिया तो जान लीजिए कि क्वेश्चन भी आप गलत कर सकते हैं, सोल्यूशन जल्दी नहीं पा पाएंगे आप। बाकी ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। वोल्टता का नियम यह है कि सिग्मा V इक्वल टू 0, यानी अगर किसी बंद पास अथवा लूप के विभिन्न खंडों में हम विभवांतर परिवर्तन को देखें तो उसका भी बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। अब वोल्टता के नियम को ऐसे याद कर सकते हैं कि जो पहला नियम था KCL, किरचॉफ करंट लॉ कह सकते हैं पहले नियम को, उसमें समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसे KVL कह सकते हैं, यानी समस्त वोल्टेज जो होता है उसका बीजगणितीय योग शून्य होता है। अगर आप ये याद करते हैं तो आपको ये बवाल नहीं याद करना पड़ेगा कि किसी बंद पास अथवा लूप के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धारा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय जो भी है। लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हम लोग चलेंगे तो फील आएगा थोड़ा सा कि हाँ ऐसे ऐसे इसको करना था। ठीक है, जान गए। न्यूमेरिकल करते हैं, इस पे किस तरह से हमें अप्लाई करना है ये धारा की दिशा में। तो देखिए मैं ऐसे ऐसे घूम रहा हूं, देखो दोस्तों ऐसे इस तरह से मैं घूम रहा हूं, ऐसे घूम के अब पूरा ऐसे पूरा घुमा देना एकदम से।
ठीक है। तो अगर मैं इस तरह से घूम रहा हूं, यहां मान लेता हूं I1 करंट है, यहां मान लेता हूं I2 करंट है, यहां से देखिए मान लेता हूं I3 करंट है, यहां से आ रहा है I1, यहां से आ रहा है I2, यहां से आ रहा है I3। तो सबसे पहले यहां सभी धाराएं मिल रही हैं संधि D पर। संधि D पर हम देखेंगे I1, I2, I3 सभी मिल रहे हैं, तो इनका धाराओं का बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहां से किसी एक धारा का मान निकाल लीजिए, चाहे I1, चाहे I2, चाहे I3, ताकि इसका काम आगे लग सकता है। और यहां से निकालेंगे I1 का मान, तो ये उधर जाएगा -I2 -I3, और ये बन गया समीकरण 1। एक बात एक समीकरण। अब चूंकि सभी धाराएं यहां मिल रही थी, तो हमने क्या किया, सबको जोड़ करके एक संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य कर दिया, और फिर यहां से I1 का मान निकाल करके समीकरण 1 बना लिया। अब चल रहे लूप 1 में KVL, ये तो KCL था। लूप 1 में KVL से अगर लूप 1 में हम लोग KVL लगाएंगे, तो देखिए हम चल रहे हैं इधर ऐसे घूमने के लिए, और धारा भी उधर है, तो धारा और उसका प्रतिरोध का गुणा प्लस में होगा, I1 एकन्यम I1 बन जाए I1। और फिर ऐसे देखो, मार्कर ध्यान देंगे, ऐसे जाकर के हम लोग को लूप बनाने के लिए ऐसे घूमना है। अब हम लोग ऐसे जाकर के इधर आ रहे हैं और धारा इधर जा रहा है, तो विपरीत दिशा हो गया ना, तो विपरीत दिशा में करंट और उसका रेजिस्टेंस माइनस में होगा, तो I2 बन जाए I2 माइनस में हो जाएगा। फिर हमने कहा एक तरफ धारा और प्रतिरोध हो गया, एक तरफ हमें जोड़ना है वोल्टेज। तो देखिए वोल्टेज यहाँ पर, यहाँ जो विद्युत वाहक बल है, सॉरी विद्युत वाहक बल 3 वोल्ट है, और जब हम लोग ऐसे शुरू करें तो माइनस से प्लस पे जा रहे हैं, तो ये +3 हो गया। यहां जब हम लोग आएंगे तो ऐसे प्लस से माइनस पे आ रहे हैं, तो 2 माइनस में हो जाएगा। अब I1 माइनस I2 बराबर 3 में से 2 जाएगा 1, और इसे बनाएंगे समीकरण 2। क्लियर हुआ। अब देखो अगर यहां नहीं समझ पाया तो यही बात यहां समझो। देखो ध्यान देखना, मार्कर देखना, मैं लूप 2 में ऐसे चल रहा हूं, इधर आ रहा हूं, करंट भी इधर, तो लूप 2 में जब मैं चलूंगा, लूप 2 में KCL से, तो देखो ऐसे इधर आ रहा हूं, धारा भी देखो तीर इधर बता रहा है, तो I2 × 1, धारा उसके प्रतिरोध का गुणनफल प्लस हो गया। फिर मैं ऐसे आकर के इधर, अब करंट इधर आ रहा है, मैं ऐसे आकर के इधर, करंट इधर आ रहा है, तब क्या होगा, I3 और उसका प्रतिरोध 1 माइनस में होगा। I3 है, I3 और उसका प्रतिरोध 1 माइनस में होगा। इसके बाद फिर एक तरफ वोल्टेज जोड़ेंगे, तो यहां देखो जब मैं यहां शुरू करूं, देखो माइनस से प्लस, तो इसको 2 को प्लस लेंगे, और फिर जब यहां आकर के ऐसे जाऊंगा, तो पहले प्लस पड़ेगा तब माइनस, तो 1 हो जाएगा माइनस में। अब I2 बन जाए I2 माइनस I3 बन जाए I3 = 2 में से बन जाएगा 1, ये आपका बन गया समीकरण 3। फिर इन्हीं समीकरणों को सॉल्व कर लेना। पहले मुझे लूप 1 लूप 2 में चल के ये जब मैं सॉल्व करता, अब चूंकि मैं लगाया हूं तो मुझे पता था, लेकिन जो है यहाँ पर अगर मैं पहले चलता, आप मान लीजिए क्वेश्चन शुरू किए, लूप 1 लूप 2 में चल दिए, तो एक समीकरण I1 I2 में मिला, एक समीकरण I2 I3 में मिला, जिसे आप विलोपन विधि लगा ही नहीं पाएंगे। भाई आप I1 कैंसिल करना चाहेंगे, है ये नहीं, I2 कैंसिल कर देंगे तो I1 I3 में बच जाएगा। मतलब विलोपन विधि जैसे x y में समीकरण होगा तब आप सॉल्व कर पाएंगे, दूसरा भी x y में हो तब, ये नहीं कि एक x y में है, एक y z में है तो आप सॉल्व कर लेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगा करके धारा I1 निकाल लेंगे, उसकी वैल्यू अगर यहाँ पुट करेंगे तो ये भी I2 I3 में आ जाएगा, ये भी I2 I3 में आ जाएगा, फिर दोनों समीकरणों को हम सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो ये चूंकि फिगर में मिटाने वाला हूं, तो एक बार फिर से इसके बाद कोई कैलकुलेशन ही करना है, एक बार फिर से मैं समझा दूं। देखो ऐसे घूम रहा था ऐसे, और देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से हमने करंट निकाल दिया, ऐसे घूम रहे थे, तो I1 × 1 प्लस में, ऐसे आकर के हम इधर जा रहे हैं, करंट इधर आ रहा है, तो I2 × 1 माइनस में, यहां माइनस से प्लस जा रहे हैं, 3 प्लस में, यहां प्लस से माइनस, तो ये माइनस में, सॉल्व करेंगे इक्वेशन बन जाएगा। फिर इसमें देखिए ऐसे आ रहे हैं, हम इधर हैं, करंट भी इधर है, तो इसका प्लस हो गया। फिर हम ऐसे जाकर के इधर जा रहे हैं और करंट इधर आ रहा है, तो I3 × 1 माइनस में हो गया। फिर ये एक तरफ वोल्टेज, एक तरफ विद्युत वाहक बल, तो यहाँ माइनस से प्लस 2 हो गया, फिर ऐसे आके प्लस से माइनस, -1 हो गया, सॉल्व किया समीकरण बन गया। ठीक है, अब बस इसका काम खत्म। अब हमें करना क्या है, अब हमें इन्हीं समीकरणों को ढंग से सॉल्व करना, और ये किसी के बताने से आपको नहीं आएगा, तो मैं बता दे रहा हूं लेकिन आएगा नहीं। हाँ आ भी सकता है जो तेज बच्चे हैं या जो समझना चाहते हैं, अगर कोई चाहे कमजोर हो चाहे तेज हो, अगर वो खुद से इसको लगाना चाहता है, एक बार खुद समीकरण सॉल्व करे, उससे आ जाएगा।
यानी कि किसी बताएं तुरंत आ जाएगा, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो चलिए मैं समीकरण यहां से I1 का मान इसमें रख रहा हूं। I1 का मान समीकरण समीकरण 2 में मैं रख दे रहा हूं। तो यहां से I1 की जगह पे ये I1 की जगह पे मैं रखूंगा -I2 -I3, फिर यहाँ -I2 उतार दूंगा, इक्वल टू 1 है। अब देखिए I2 मिलके -2I2 और यहाँ -I3 बराबर 1, ये बन गया समीकरण 4। अब देखिए समीकरण 4 और समीकरण 3 जो है एक जैसे, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। समीकरण 3 व 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 3 कितना है, I2 -I3 इज इक्वल टू 1 और ये है -2I2 और -I3 इज इक्वल टू 1। इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है। तो इसे देखने में क्या क्या, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दिए तो -I2 -I3 मिला, I2 को यहां फिर उतार दिए, फिर 1 मिला, फिर ये सारी बातें। अब इसको निकालने के बाद इस समीकरण में आप वैल्यू पुट कर लीजिए, क्योंकि मैं मिटा दे रहा हूं, लेकिन फिर से यहाँ काम करेंगे। अब देखिए यहां से सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ 2 बार I2 है, यहाँ 1 बार है, तो 2 से गुणा कर दें इसमें, 2I2 और 2 1 2, ठीक है। तो I2 अब सेम हो गया, कट गया, और यहाँ 2I3 माइनस में है, सॉरी माइनस में, और यहाँ 1 I3 तो हो जाएगा -3I3। फिर यहाँ 2 1 2 और 1 3, 2 1 2 और 1 3, यहाँ से आसानी से इसको हम लिख लेंगे, 2 1 2 और 1 3 और इक्वल टू, फिर यहां से देखो 3 से 3 कट गया, I3 बराबर क्या गया -1। अब एक वैल्यू जब आ जाएगा तो इसकी वैल्यू समीकरण में रखते जाएंगे और सभी वैल्यू हमें मिलता हुआ चला जाएगा। एक वैल्यू बस मेन निकालना होता था। मैं अभी कोई क्वेश्चन करवा नहीं रहा था, ऐसे बता रहा था, बाकी क्वेश्चन जब कराएंगे तब बात क्लियर होगा। ये देख लीजिए क्या हुआ है, मैंने समीकरण उतार दिया -2I2 -I3 = 1, और फिर यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैंने वो इसके बाद वाला समीकरण लिख दिया -2I2 -I3 = 1 उतार दिया ये वाला, और ये इसके बाद तीसरा समीकरण I2 -I3 = 1 था। अब यहाँ पर देखिए I2 2 बार है, यहाँ I2 1 बार है, तो कैंसिल होगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर आसानी से ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 2 बार I3 आएगा, यहाँ 1 बार, तो 2 और 1 3 बार I3, यहाँ 2 1 2 और 1 3 से 3 कटेगा, I3 का मान आ गया। अभी I3 का मान यहां रख दोगे तो I2 आ जाएगा, पहले समीकरण में रख देंगे I2 I3 का मान तो I1 आ जाएगा। मतलब एक वैल्यू पता चल गया, फिर वैल्यू पुट करते जाना है, आ जाएगा। वो कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। बाकी मैं इस पे क्वेश्चन करवाऊंगा। थैंक यू दोस्तों।